हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी एडीओ सीरीज में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमारा जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोडेड है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 2। ये हर सुबह हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं और एडीओ की तैयारी यहाँ से आप लोग अपनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जिसके तहत हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लास्ट सीरीज में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और आज भी हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखेंगे। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? ये मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। यह अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों का समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। बहुत सारे जो रिलीजन्स थे उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अकबर ने दिन-ए इलाही को स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, धार्मिक सुधार आंदोलन का। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज बेसिकली 1875 में हिंदू धर्म सुधार हेतु स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति वरीयता परंपरा यानी कि सीनियरिटी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सीजीआई की नियुक्ति करते हैं। देखिए सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं नियुक्त करते हैं, ये फाइनल अप्रूवल उनका होता है, लेकिन उससे पहले कोलेजियन सिस्टम होता है। वो जब हम लोग जुडिशियरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? इसका बेसिकली ओरिजिनेशन पॉइंट पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंगसी ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी ये बेसिकली तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे स्वांगपो बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बहती है, बल्कि ये तिब्बत में बहती है और तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। बाकी जब ये इंडिया में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीडीपी का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हम सभी को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनका फाइनेंशियल वैल्यू में जो आता है उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर के तहत जो भी फाइनल गुड्स, मतलब कि अब वो गुड्स का बाद में प्रोडक्शन नहीं होगा, वह फाइनल हो गया, उसके बाद वो कंज्यूम किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? मतलब सेम स्पीसीज जो एक साथ रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉपुलेशन। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज कर रहे होंगे कि उसे हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं, लेकिन देखिए कम्युनिटी क्या है? एक ही जगह पे जब अलग अलग स्पीसीज के लोग रहते हैं, या फिर लोग नहीं कोई भी चीज रहते हैं, उनको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। लेकिन पॉपुलेशन क्या होता है? एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों का समूह को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर किसी टाउन का ही देखा जाए तो पॉपुलेशन बेसिकली हमेशा क्या दिया रहता है सेंसस में? मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, ये सब चीज दिया रहता है। तो ये एक स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, ये भी एक स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर कम्युनिटी बोला जाए तो ये देखिए एक सोसाइटी के अंतर्गत हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट यानी कि सप्तांग राज्य सिद्धांत किसमें समझाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली एक राज्य के 7 अंगों को दर्शाता है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, यही दर्शाता है सप्तांग राज्य सिद्धांत में, जो कि अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन की 6 दर्शनों की परंपरा किससे जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक ऋषि। वैदिक ऋषि जो थे ये पुराने जमाने में उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के 6 दर्शनों को दर्शाया था, जैसे न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। ये है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो कि वैदिक ऋषियों द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये मेडिवल हिस्ट्री से है। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, यह किसके पतन का कारण बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य। दक्कन सल्तनत ने विजयनगर साम्राज्य को हराकर उनको पराजित किया था इस युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध में, जो कि 1565 में हुआ था। चलिए अगर सेशन में मजा आ रहा होगा तो आप लोग लाइक बटन दबा दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये
मॉडर्न हिस्ट्री से है, इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में हुआ था, यह किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन जजेस, यानी कि भारतीय न्यायाधीशों के दंडाधिकार। ये बेसिकली क्या बोल रहा था इस बिल में, इल्बर्ट बिल में, ये इंडियन जजेस को, यूरोपीय दंडित व्यक्ति थे उनको ये इंडियन जजेस को सौंपने का इस बिल के तहत पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रैट होल माइनिंग इज एसोसिएटेड मेनली विथ, मतलब ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए माइनिंग का ये एक प्रोसेस होता है रैट होल, ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला। ये ज्यादातर मेघालय में देखा जाता है, जो एक प्रक्रिया होता है जिसमें बेसिकली एक वर्टिकल पिट होता है। वर्टिकल पिट कहने का मतलब कि ये इस तरीके का वर्टिकल एक गड्ढा होता है कोल एक्सट्रैक्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अभिलेख पहली बार अशोक को बौद्ध उपासक के रूप में दर्शाता है? तो ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा रखा है क्योंकि देखिए एक तरीके का आपका रिवीजन हो रहा है और साथ में पढ़ाई भी चल रही है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक को यह दर्शाया गया है कि वह बौद्ध के उपासक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्की अभिलेख। तो मस्की अभिलेख में पहली बार स्पष्ट रूप से देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक कहा गया है। देखिए इनका अशोक का एक दूसरा नाम भी था, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है जैसे भाबरा शिलालेख, यह बौद्ध धर्म का उल्लेख करता है लेकिन यह नाम स्पष्ट नहीं करता। दूसरा है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन यानी जूनागढ़ शिलालेख, तो ये बेसिकली रुद्र दामन से संबंधित है। और सोहगौरा तामपत्र जो है तो यह मौर्य पूर्व तामपत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति दी गई है? तो हमारे संविधान के तहत यह पावर दिया गया है एक आर्टिकल के तहत कि एक नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ सवाल में वही पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 312। देखिए 309 ये गलत क्यों है? क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं एवं भर्ती से रिलेटेड है। 320 गलत क्यों है? क्योंकि ये यूपीएससी के कार्य को दर्शाता है। और 323 ये प्रशासनिक अधिकरण को दर्शाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 312। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन मार्ग अंतर्वेदी वाली है? अंतर्वेदी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि अगर कोई नदी जिस भी स्थान से, जैसे कोई पहाड़ से अगर वो बह रही है तो वो पहाड़ के उत्पन्न होने के पहले से ही वो नदी बह रही है, तो वही पूछा जा रहा है कि ऐसा अंतर्वेदी नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज। देखिए गोदावरी जो है यह एक प्रायद्वीपीय नदी है लेकिन एंटीसीडेंट नहीं है। चंबल गलत है क्योंकि यह एक सब्सिक्वेंट नदी है। और गंगा ये पूरी तरह एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट है लेकिन ये पूरी तरह नहीं है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। हिमालय उठने से पहले यह बहती थी सतलज, इसीलिए यह पूरी तरीके से एंटीसीडेंट है और यहाँ पे इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सतलज ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 1730 का बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण से। तो ये बेसिकली ये बिश्नोई आंदोलन था क्या? तो अमृता देवी और 363 बिश्नोइयों ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दिया था 1730 में, इसीलिए इसको बिश्नोई आंदोलन बोला जाता है। लेकिन बाकी जो है ये सब ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मूल संरचना सिद्धांत किस निर्णय में दिया गया है? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे संविधान के बारे में यह किसके द्वारा दिया गया था, किस केस में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। गोलकनाथ यहाँ गलत क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने बोला था फंडामेंटल राइट जो है वह उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, पर मूल संरचना के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। 1973 में मूल संरचना सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया था। अगला ऑप्शन मिनर्वा मिल्स है, तो इन्होंने मूल संरचना को बढ़ावा दिया था, उसको स्ट्रेंथन किया था, लेकिन इंट्रोड्यूस इन्होंने नहीं किया था। और बेरूबारी ने यह सीमा विनिमय से जुड़ा मामला पेश किया था बेरूबारी केस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तरलता फंदा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, यह परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब इंटरेस्ट रेट 0 हो जाता है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इंटरेस्ट रेट 0 हो जाता है और ब्याज दर शून्य होने पर मौद्रिक नीति निष्प्रभावी हो जाती है, मतलब कि उसका कोई मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जब इंटरेस्ट रेट 0 हो गया है तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फायदा होगा, और लोग अपने पास पैसा रखना शुरू कर देते हैं। ये जो है मनी सप्लाई बिकम्स नेगेटिव, तो ये असंभव स्थिति है। और रैपिड इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज रैपिडली, यानी मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जहां डबल डिजिट या फिर कई बार ट्रिपल डिजिट में भी इन्फ्लेशन चला जाता है। हमारे भारत का
इन्फ्लेशन जो टारगेट है वह कितना होना चाहिए, एक रेंज है 2 to 6, मतलब कि अगर ऐसा बोला जाए कि 4 + -2 उसको लिखा जाता है, तो इसमें अगर माइनस करते हैं हम लोग तो 2 होगा और प्लस करते हैं 4 में तो 6 होगा। यही रेंज होना चाहिए इन्फ्लेशन का। अगर जहां इसके आसपास जाता है तो आरबीआई जो है तुरंत इसको कम करती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। जीडीपी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब जीडीपी स्थिर हो जाती है, तो उस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जहां पे ना कोई चीज बढ़ रही है ना ही घट रही है, वो स्टैग्नेंट हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीन बीचेस एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि साफ सुथरे बीच और सस्टेनेबल यानी सतत टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। देखिए ये पहला ऑप्शन जो है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो ये इसके लिए एक इंडेक्स होता है AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। कोरल रीफ प्रोटेक्शन के लिए कोरल रीफ अलग से योजना होती है, कोरल संरक्षण योजना होती है। और मैराइन फिशिंग रेगुलेशन, बहुत सारे लोग ब्लू फ्लैग नाम सुन के ही मैराइन फिशिंग रेगुलेशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्लीन बीचेस और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेसर शैली का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए ये मंदिर कला से रिलेटेड है, उसी के बारे में यह सवाल है। ये ओरिजिनेट हुआ था दक्कन क्षेत्र से। बंगाल में बेसिकली टेराकोटा टेम्पल्स, टेराकोटा शैली प्रमुख थी। गुजरात में मर्रू गुज्जर शैली प्रमुख थी। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ गंधार प्रभाव शैली थी। दक्कन क्षेत्र में आपको दोनों शैली देखने को मिलता है। ये वेसरा जो है नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, जो कि चालुक्य काल में विकसित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन से गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। यहाँ बाकी ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें चंद्रगुप्त 1 के बारे में, तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य बोला जाता था। और स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने हुनों को पराजित किया था। ये समुद्रगुप्त को नाम ये क्यों मिला, नेपोलियन क्यों कहा जाता था? तो उनकी विक्ट्रीज के कारण, उनकी विजयों के कारण उनको यह उपाधि मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन नंबर 21। इस संशोधन ने मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की थी। पहले वोटिंग एज 21 वर्ष था, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि 18 ईयर्स है। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। ये कब लागू हुआ था? तो 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बृहदेश्वर जैसे चोल मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो देखिए मंदिर शैली से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी क्लास 11th में आर्ट एंड कल्चर, तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस मंदिर शैली से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रविड़। चोल मंदिर जो भी थे वह द्रविड़ियन शैली को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई थी, इसने क्या प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतों को 3 समूह में बांटना। ये बेसिकली क्यों बांटना चाहते थे प्रांतों को A, B और C समूह में? तो ये देखिए बांट के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों गलत होते हैं? तो ऑप्शन 1 इसलिए गलत है कि यह मिशन विभाजन के विरुद्ध था। ऑप्शन सी, तो ये बेसिकली पहले क्या करना चाहती थी, पहले अंतरिम सरकार का प्रस्ताव इसने पेश किया था कि पहले वह बनेगी, उसके बाद हम लोग संपूर्ण आजादी की तरफ बढ़ेंगे। और ये स्थिति जो है ऑप्शन डी गलत इसलिए हो रहा है कि डोमिनियन स्थिति को ये बरकरार रखना चाहते थे, ना कि उसको अस्वीकारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किसकी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लायन टेल्ड मकाओ। देखिए लायन टेल्ड मकाओ इसे बोलते हैं, ये इस तरीके का होता है, ये बंदर का ही प्रजाति होता है। तो ये बेसिकली साइलेंट वैली में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क फेमस है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अधिक क्यों बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक समुद्री सतह का तापमान। हम लोग समुद्री इलाका की बात अगर करें तो समुद्री इलाका में सिर्फ समुद्र नहीं होता बल्कि वहाँ पे जमीन भी होता है। देखिए यहाँ की जो हवाएं हैं वो बहुत जल्दी गर्म होती हैं, क्योंकि जमीन जल्दी गर्म होता है। तो जमीन जब गर्म होगी वहाँ की हवाएं जल्दी गर्म होगी, तो ये गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठती है तो यहाँ का स्पेस जो है खाली हो जाता है। अब इसको तो फिल करना है, तो इसको फिल करेगा समुद्र की ठंडी हवा। ये यहाँ पे आती है और धीरे धीरे आते जाती है और ये ऊपर उठते जाता है। ये एक तरीके का साइकिल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये लो प्रेशर बेल्ट जो है
जनरेट हो रहा है, जिसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुख का निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग को फॉलो किया जाता था बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बल्कि अपसागर, जिसको एस्च्यूरी बोलते हैं, वह बनाती है? तो डेल्टा और एस्च्यूरी में डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं डेल्टा समझाता हूँ। डेल्टा क्या होता है कि कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले एक जगह जाके वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स या अवसाद जो ले जा रही है उसको वहां पे वह कलेक्ट करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद जाके गंगा नदी समुद्र में मिलती है। लेकिन एस्च्यूरी क्या होती है, नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या होती है, उसका मुहाना जो बड़ा हो जाता है, यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलते हैं जो कि समुद्र में जाके मिलती है। तो यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बल्कि एस्च्यूरी का निर्धारण करती है, निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। ये एस्च्यूरी निर्माण करने का रीजन है क्योंकि ये रिफ्ट वैली से क्रॉस करती है। बाकी जो है ये महानदी ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। गोदावरी ये डेल्टा फॉर्मिंग रिवर है और गंगा नदी ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस संशोधन से दल बदल विरोधी कानून जो कि 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन। और यह संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्राचीन नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। पन्निनी के बारे में अगर हम लोग बोला जाए तो उन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, जो अष्टाध्याय के वो रचिता थे। अगर पतंजलि के बारे में हम लोग बोले तो इन्होंने योग सूत्र लिखा था। और कालिदास ये एक संस्कृत कवि थे, लेकिन भरत मुनि बेसिकली क्या करते थे, अभिनय कला का ग्रंथ लिखते थे। तो ये नाट्य शास्त्र जो है ये बेसिकली उसी से रिलेटेड था। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य लास्य शैली जिसमें कोमल और स्त्रैण भाव से पहचाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। ये एक तरीके का शास्त्रीय नृत्य है जो कोमल स्त्री सुलभ शैली को फॉलो करता है। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करें तो ये किस तरीके का शैली है, जैसे कथकली हो गया तो ये मार्शियल यानी कि युद्ध भाव तीव्र पुरुष प्रधान शैली है। भरतनाट्यम अगर हम लोग बोलें तो ये मिश्रित शैली है। लेकिन मोहिनी अट्टम जो है ये प्रॉपर स्त्री शैली को फॉलो करता है। और सत्रिय जो है ये असम का भक्तिमय नृत्य है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट 2 का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।